हेलो स्टूडेंट। तो आज हम चैप्टर फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन के आगे वाला टॉपिक करने वाले हैं। तो जो हम जानते हैं कि हमारी डेली लाइफ में जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है, उसके अंदर मोशन होती है। अच्छा, मोशन किस कारण होती है? किसी ऑब्जेक्ट में मोशन तभी होगा जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स या पुशिंग फोर्स, है ना। बट हमें पता है कि हम जितना फोर्स उस पर लगाते हैं, ऑब्जेक्ट उतने अमाउंट में उसमें मोशन जनरेट नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सरफेस के साथ, किसी ना किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट में होता है, और इस कांटेक्ट के कारण उसमें एक फ्रिक्शन जनरेट होता है जो कि मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है और मोशन को रोकने की कोशिश करता है ना। दैट इज एंड दिस इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या इसको बोलते हैं हम फ्रिक्शनल फोर्स। दिस इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स। Okay, now we know that the frictional force, the force that opposes the relative motion, जो फोर्स है relative motion को अपोज करे, मोशन को अपोज करे, उसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो मोशन को रोकने की कोशिश करता है, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन। और ये हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, दिस विल बी ऑलवेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्शन इसके। एंड ये कब अराइज होता है? एंड दिस अराइजेस व्हेन देयर इज अ कांटेक्ट बिटवीन द सरफेस, सरफेस का जब कांटेक्ट होता है आपका, तब ये जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है आपकी अराइज होती है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल, व्हेन वी ट्राई टू पुश अ टेबल बट डज नॉट मूव, बट वो मूव नहीं करता कुछ टाइम के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन फोर्स होती है। तो थोड़ा सा जब कहीं हम टेबल को पुश करते हैं तो वो पुश नहीं होता, वो मोशन में नहीं आता, तो हमें थोड़ा और फोर्स लगाना पड़ता है। और फोर्स क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन जो है वो एक्टिव हो जाती है और वो मोशन को अपोज करती है, इस कारण हमें थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है हमेशा ऑब्जेक्ट के मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, लगता है। ठीक है, और ये कब लगता है? जब दो ऑब्जेक्ट का सरफेस जो होता है आपस में कॉन्टेक्ट में होता है। ठीक है बच्चों, सो दैट इज योर द फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज योर फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट, उसके बाद हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है, न्यूटन ने तीन लॉज ऑफ मोशन दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? द ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन। सो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज रेट विल रिमेन एट रेस्ट। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ है। मान लो ये बॉल है, यहाँ पे पड़ी है, ठीक है, एट रेस्ट पोजीशन, तो ये रेस्ट पे ही रहेगी, है ना। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन पे है तो मोशन में ही रहेगा, अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, एक्सटर्नल फोर्स या अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, सो दैट इज योर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन what it states that the bodies continue be in state of rest or in uniform motion unless acted upon an external unbalanced force। जब तक उस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती तो ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पे रहेगा या तो वो मोशन में रहेगा। जैसे इस केस में जो बॉल थी वो रेस्ट पोजीशन पे थी, तो बाहर से किसी खिलाड़ी ने आगे, एथलीट ने आगे उस पर किक किया। ठीक है, अब पहले वो रेस्ट पे थी, अब वो मोशन में आ गई। क्यों आई है? क्योंकि बाहर से उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगा है बाय द लेग ऑफ द एथलीट, इस कारण वो जो बॉल है अब वो मोशन में है। अब वो बॉल मोशन में है, आगे जाके अगर वो नेट से स्ट्राइक करती है तो नेट उस पे ऑपोजिट फोर्स लगाता है और उसको वहीं पे रोक देता है। तो यहाँ पे वो बॉल है दोबारा रेस्ट पे आ गई। क्यों? क्योंकि नेट ने उस पे अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया और दोबारा से बॉल को रेस्ट पोजीशन पे ले आया, है ना। सो दैट इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ, दैट द ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है या तो वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, या तो वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, जब तक उस पे एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं करते। ये है न्यूटन फर्स्ट लॉ, नोट डाउन इट। एग्जाम्पल ऑल्सो,
and its definition also, and you have to remember the definition also. This is called first law of motion. The first law of motion is also called the law of inertia. अब हम बात करेंगे inertia क्या होती है, ठीक है। तो inertia होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की ability to be remain at its state। जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना पसंद करेगा वो ऑब्जेक्ट, है ना। तो दैट इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया। तो वो उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया हो जाएगा। दैट इज व्हाई द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो अब हम बात करेंगे इनर्शिया की। इनर्शिया क्या होता है? बेसिकली इट हैज टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। कोई ऑब्जेक्ट मैंने बताया था जैसे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ में कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना पसंद करता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहना पसंद करता है, जब तक हम उन पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। तो यही होती है उस बॉडी की इनर्शिया। इनर्शिया क्या होती है? इट इज टेंडेंसी। टेंडेंसी मतलब ये उस बॉडी की खुद की खासियत होती है जो कि उस चेंज को रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट करता है मतलब उसको अपोज करने की कोशिश करता है, रोकने की कोशिश करता है। So all the body do not have the same inertia. It depends upon the mass of the body. ये body के mass पे depend करता है, and that is why हम कह सकते हैं कि mass of the object tells us the inertia of that body. More the mass, more the inertia. जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक सैंड की बकेट है और एक आपकी एम्प्टी बकेट है। तो सैंड की बकेट को मूव करना डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू द एम्प्टी बकेट, उसको मूव करना इजी होगा, है ना। तो ये क्यों है? क्योंकि इसमें इनर्शिया ज्यादा है सैंड वाली बकेट में, और बिना सैंड वाली बकेट में इनर्शिया कम होगा तो उसको मूव करना आसानी होगा। और अगर जब वो मूव कर रही है तो जो एम्प्टी बकेट है, मूविंग एम्प्टी बकेट को रोकना भी आसान होगा। बट जो सैंड वाली बकेट अगर वो मूव कर रही है तो उसको रोकने में भी हमें डिफिकल्टी होगी, क्योंकि सैंड वाली बकेट का इनर्शिया ज्यादा होगा। इनर्शिया ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि सैंड वाली बकेट का मास ज्यादा है। तो दो तरह के मेनली इनर्शिया होती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। एक तीसरी भी होती है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बट यहाँ पे मेनली हम टू इनर्शिया की बात करेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होता है तो उसके अंदर जो इनर्शिया होता है उस इनर्शिया को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो ये क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, रेस्ट पे रहने की कोशिश करता है जब उस पे एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं करते। Whereas inertia of motion क्या होता है? The object remains in motion जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। तो उसके अंदर जो इनर्शिया होता है जब वो मोशन में होती है ऑब्जेक्ट, तो उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की एग्जांपल देखते हैं कि जब हम कार को एक्सेलरेट करते हैं, है ना, कार रुकी हुई है और एकदम से हम कार को एक्सेलरेट करते हैं, तो जो पैसेंजर होते हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, है ना। कार आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है और पैसेंजर जो होते हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, या जो अंदर बैठे होते हैं पर्सन। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो पैसेंजर होते हैं वो रेस्ट मोड पे होते हैं, तो उनकी बॉडी जो रेस्ट पे होती है, बट कार जो होती है वो एक्सेलरेट हो जाती है, तो आपकी बॉडी थोड़ा सा बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश हो जाती है क्योंकि वो अभी रेस्ट पे होती है। तो इसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जो हमारी बॉडी उस टाइम पे शो करती है, ठीक है। ऐसा ही आपने बस में भी देखा होगा, जब बस में लोग बैठे होते हैं तो वो एकदम से जब बस चलती है तो जो पैसेंजर होते हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। ऐसा क्यों? दिस इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन कब एक्ट करता है? मान लो वही कार है, जब मूव कर रही है एकदम से वो ब्रेक अप्लाई करते हैं हम, तो जो पैसेंजर होते हैं अब किस तरफ मूव करते हैं? वो आपने ध्यान दिया होगा, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कार को जब हम ब्रेक लगाते हैं तो कार तो रुक जाती है, बट हमारी बॉडी जो होती है वो लूजली अटैच्ड होती है कार के साथ, तो हम उस टाइम पे मोशन में होते हैं, ठीक है। तो ब्रेक तो कार को लगी है ना, हमारी बॉडी को ब्रेक तो लगी नहीं है, तो हमारी बॉडी क्या थोड़ा सा आगे को मूव कर जाती है। तो दिस इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि उस टाइम पे हमारी बॉडी क्या होती है? मोशन में होती है, और ये जो इनर्शिया होता है उस टाइम पे हमारी बॉडी में, उसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। तो रीड इट केयरफुली एंड ओके आल्सो मेंशन ऑन इन योर नोट्स आल्सो, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इनर्शिया के बाद हम इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल जो हमने डिस्कस की थी, तो वो देखेंगे। इनर्शिया की एग्जांपल्स देख सकते हैं हम कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई छोटी सी कार्ट है, उसको हम किसी इंक्लाइंड सरफेस से ऊपर नीचे की तरफ फेंकते हैं,
या छोड़ते हैं तो स्टैम्प पे क्या होता है, उसके ऊपर अगर बॉल्स रखी हुई हैं तो बॉल्स जो है वो आगे की ओर गिर जाएंगी। तो ऐसा क्या होगा, वो होगा ड्यू टू इनर्शिया। ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट है जब मूव कर रहा है तो उसके अंदर के जो ऑब्जेक्ट है वो भी मोशन में आ जाते हैं। बट जैसे वो जो कार्ट है उसको आगे हम ब्रेक लगाते हैं, ठीक है, रोक देते हैं, बट जो बॉल्स हैं उन पे तो ब्रेक अप्लाई नहीं की, तो वो अभी मोशन में ही होती है उस टाइम पे, जिसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। और जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉल्स हैं, वो आगे की तरफ गिर जाती हैं। इस केस में हम देखते हैं एक कॉइन है, ये आप एक्टिविटी घर पे भी करके देख सकते हो। एक ग्लास भरा हुआ पानी का आधा, उसके ऊपर हमने एक पेपर बोर्ड रखा, पेपर रखा, आ, थोड़ा सा हार्ड सा पेपर, और उसके बाद उसके ऊपर हमने कॉइन रख दिया। अब हम क्या करेंगे, बहुत ही स्विफ्टली हम जो है पुश करेंगे उस कार्डबोर्ड को। तो आप क्या देखोगे, जो कॉइन है, कॉइन विल, ओके, वर्टिकली डाउनवर्ड्स जो है वो फॉल डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा वो। एंड डे टू क्यों, क्योंकि हमने कार्ड को मोशन में फोर्स लगाई, हमने सिक्के पे फोर्स नहीं लगाई। तो वो जो सिक्का है आपका कॉइन है वो रेस्ट पोजीशन में होता है, उसके अंदर जो इनर्शिया होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, जिसके कारण कार्ड तो आगे मूव कर जाता है, बट आपका जो कॉइन है वो नीचे गिलास के अंदर गिर जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन, दोनों एग्जाम्पल को हमने स्टडी किया है। ठीक है। You can make this diagram on your notebook also to show it more creative, your notebook. Okay. Thank you very much.